दोस्तों, आज का टॉपिक सरफेस पर बहुत सिंपल लगता है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो। यहीं पर सेक्शन 55 की रियल स्टोरी शुरू होती है। आज हम सिर्फ सेक्शन रीड नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एक प्रेफरेंस शेयर इशू होने से लेकर रिडेम्पशन तक लॉ के कौन कौन से चेक पॉइंट्स क्रॉस करता है। टुडे वी विल लर्न। आज की लेक्चर में हम सेक्शन 55 को सब सेक्शन वाइज समझेंगे। सब सेक्शन 1, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रोहिबिशन। सब सेक्शन 2, 20 इयर्स का नॉर्मल रिडेम्पशन पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का स्पेशल एक्सेप्शन। रिडेम्पशन के परमिटेड सोर्सेस। फुल्ली पेड रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिडेम्पशन, रिजर्व प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सब सेक्शन 3, अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स का स्पेशल मैकेनिज्म। 3/4 इन वैल्यू कंसेंट, ट्राइब्यूनल अप्रूवल, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन। सबसेक्शन 4, कैपिटल रिडेम्पशन, रिजर्व का यूटिलाइजेशन। उसके बाद रूल 10, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक्सटेंडेड पीरियड। सेक्शन 133, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कनेक्शन और शेड्यूल 6, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कैटेगरीज दी गई हैं। एंड में हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज करेंगे, इंपॉर्टेंट नंबर्स रिवाइज करेंगे और एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेक्शन 55, सब सेक्शन 1। अब स्टोरी का फर्स्ट रूल। सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 बहुत क्लियर लैंग्वेज यूज करता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इसका सिंपल मीनिंग है, प्रेफरेंस शेयर को परमानेंटली आउटस्टैंडिंग रखने का कंसेंट एक्सेप्ट अलाउड नहीं है। लॉ प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन फ्रेमवर्क के अंदर रखता है, यानी जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी को सिर्फ इशू के टाइम नहीं देखना है, उसको फ्यूचर रिडेम्पशन भी माइंड में रखना है। यहीं पर कंपनी सेक्रेटरी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इशू के टाइम ही चेक होना चाहिए रिडेम्पशन टर्म्स क्या हैं, रिडेम्पशन पीरियड क्या है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या होगा और एप्लीकेबल कंडीशंस क्या हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहे हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे लेकिन रिडेम्पशन कभी नहीं करेंगे, क्या ये सेक्शन 55 के फ्रेमवर्क में पॉसिबल है? आंसर है नहीं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स परमिटेड नहीं है। सेक्शन 55, सब सेक्शन 2। अब आते हैं नॉर्मल रूल पर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल मैक्सिमम पीरियड है 20 इयर्स। डेट ऑफ इशू से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी इशू डेट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का एंड इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी को रिडेम्पशन टाइमलाइन इशू डेट से ट्रैक करनी होगी। हैशटैग इंपॉर्टेंट रिटेंशन पॉइंट। यहां एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स के लिए हैं, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी को सिर्फ 20 इयर्स याद नहीं रखना है, उसको यह भी याद रखना है 20 इयर्स नॉर्मल रूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल एक्सेप्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सेप्शन। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एजियर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, तो पीरियड 20 इयर्स से एक्सीड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब अनलिमिटेड पीरियड नहीं है। रूल 10 एक स्पेसिफिक आउटर लिमिट प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम 30 इयर्स, यानी नॉर्मल केस 20 इयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैक्सिमम 30 इयर्स। रूल 10। अब रूल 10 को डिटेल में समझिए। अ कंपनी एंगेज्ड इन सेटिंग अप एंड डीलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं 20 इयर्स से ज्यादा पीरियड के लिए, लेकिन मैक्सिमम 30 इयर्स तक। और यहां एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 21st ईयर ऑनवर्ड्स मिनिमम 10% प्रेफरेंस शेयर्स पर ईयर रिडीम करने होंगे, या अर्लियर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ऑप्शन पर। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 1। मान लीजिए एबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। रिडेम्पशन पीरियड हैं 25 इयर्स।
कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है, तो क्या 25 ईयर्स का पीरियड ऑटोमेटिकली वैलिड है? नहीं। पहले चेक होगा क्या कंपनी का प्रोजेक्ट शेड्यूल 6 के इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में आता है। उसके बाद चेक होगा क्या रूल 10 की कंडीशंस कंप्लाई हो रही हैं और 21st ईयर ऑनवर्ड्स मिनिमम 10% एनुअल रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट को ट्रैक करना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2। मान लीजिए कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। पीरियड 30 ईयर्स। अभी कंपनी 21st ईयर में एंटर करती है। अभी कंपनी के लिए रिडेम्पशन ऑब्लिगेशन एक्टिवेट हो जाता है। मिनिमम 10% पर ईयर, यानी एक्सटेंडेड पीरियड फ्री एक्सटेंशन नहीं है। एक्सटेंडेड पीरियड के साथ एनुअल रिडेम्पशन डिसिप्लिन भी अटैच्ड है। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडेम्पशन के पैसे कहां से आएंगे? सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जा सकते हैं प्रॉफिट से, जो अदरवाइज डिविडेंड के लिए अवेलेबल है होते, या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के प्रोसीड से, जो स्पेसिफिकली रिडेम्पशन के पर्पस के लिए इशू किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, कंपनी सेक्रेटरी को रिडेम्पशन के टाइम सिर्फ अमाउंट अवेलेबल है या नहीं, ये चेक नहीं करना है, सोर्स भी चेक करना है। क्या अमाउंट प्रॉफिट से आ रहा है या फ्रेश इशू से? अगर फ्रेश इशू है तो पर्पस क्या है? क्या इशू रिडेम्पशन के पर्पस के लिए है? डॉक्यूमेंटेशन क्या है? बोर्ड अप्रूवल्स क्या हैं? शेयर होल्डर अप्रूवल्स एप्लीकेबल हैं या नहीं? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। नेक्स्ट कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं किए जा सकते, इसलिए रिडेम्पशन से पहले पेड अप स्टेटस वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, शेयर कैपिटल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इशू टर्म्स सबको क्रॉस चेक करना प्रैक्टिकल कंप्लायंस का पार्ट है। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। अब आता है सेक्शन 55 का सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस कॉन्सेप्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR। अगर प्रेफरेंस शेयर्स प्रॉफिट से रिडीम किए जा रहे हैं तो प्रॉफिट्स में से नॉमिनल अमाउंट इक्वल अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यानी कंपनी प्रॉफिट्स को रिडेम्पशन के लिए यूज कर रही है, तो लॉ कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व क्रिएट करने का मैकेनिज्म देता है। मान लीजिए कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। कंपनी को उन शेयर्स को रिडीम करना है। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं। कंपनी ने उन प्रॉफिट से रिडेम्पशन कर दिया। अब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट आ सकता है। लॉ कहता है एक इक्विवेलेंट अमाउंट रिजर्व स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर रो, और इसी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, CRR को कैजुअली जनरल रिजर्व मत समझिए। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी पर्पस है, इसलिए सेक्शन 55, CRR और रिडेम्पशन, इन तीनों को एक साथ याद रखिए। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। अब आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सपोज प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, यानी कंपनी को प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम का प्रोविजन रिडेम्पशन से पहले करना होगा। एप्लीकेबल केस में प्रॉफिट से या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ये प्रोविजन रिडेम्पशन के टाइम लास्ट मिनट पर क्रिएट नहीं करना चाहिए। प्लानिंग पहले होनी चाहिए। प्रैक्टिकल कंप्लायंस चेक पॉइंट, रिडेम्पशन से पहले कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड हैं या नहीं। रिडेम्पशन डेट क्या है? रिडेम्पशन अमाउंट क्या है? प्रीमियम पेएबल है या नहीं? प्रीमियम का प्रोविजन हुआ या नहीं? सोर्स ऑफ रिडेम्पशन फंड्स क्या है? CRR एप्लीकेबल है या नहीं? CRR ट्रांसफर हुआ या नहीं? आर्टिकल्स में अथॉरिटी है या नहीं? और एप्लीकेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब इमेजिन कीजिए, रिडेम्पशन डेट आ गई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे नहीं कर पा रही। अब क्या होगा? क्या कंपनी सिंपली बोल सकती है फंड्स नहीं है, इसलिए रिडेम्पशन बाद में करेंगे?
सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 यहां एक स्पेशल स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने की पोजीशन में नहीं है या टर्म्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, तो उन शेयर्स को अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। कंपनी फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन दो मेजर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट कंडीशन, 3/4 इन वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंसेंट, यानी वैल्यू के बेसिस पर 3/4 को इंसेंट रिक्वायर्ड है। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखना सफिशिएंट नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन, ट्राइब्यूनल अप्रूवल। कंपनी को ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के लिए पिटिशन करनी होगी, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन अलोन इनफ नहीं है। शेयर होल्डर कंसेंट अलोन भी इनफ नहीं है। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म में 3/4 इन वैल्यू कंसेंट प्लस ट्राइब्यूनल अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल केस स्टडी। मान लीजिए ABC लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने वाले हैं। टोटल अमाउंट ड्यू है, लेकिन कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। डिविडेंड भी आउटस्टैंडिंग है। कंपनी डिसाइड करती है फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने का। अभी प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट, अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स आइडेंटिफाई होंगे। सेकेंड, अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड डिटर्मिन होगा। थर्ड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंसेंट ऑब्टेन होगा। फोर्थ, 3/4 इन वैल्यू थ्रेशोल्ड वेरीफाई होगा। फिफ्थ, ट्राइब्यूनल के सामने पिटिशन। सिक्स्थ, ट्राइब्यूनल अप्रूवल। सेवेंथ, फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू। और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स डीम्ड रिडीम्ड हो जाते हैं। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, हर शेयर होल्डर कंसेंट करे ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स कंसेंट नहीं करते उनके प्रोटेक्शन का भी मैकेनिज्म दिया गया है। ट्राइब्यूनल अप्रूवल देते वक्त ट्राइब्यूनल ऐसे शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस शेयर्स की फोर्थविथ रिडेम्पशन का ऑर्डर कर सकता है, यानी मेजॉरिटी अप्रूवल का मतलब माइनॉरिटी राइट्स का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। फर्दर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना या प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना इस सेक्शन के पर्पस के लिए शेयर कैपिटल का इंक्रीज या रिडक्शन नहीं माना जाता। इस पॉइंट को एग्जाम में इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन दिया है। सेक्शन 55 सबसेक्शन 4। अब CRR का एक और इंपॉर्टेंट यूज, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कंपनी के अनइशूड शेयर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के फॉर्म में इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है, यानी CRR का स्टैट्यूटरी यूटिलाइजेशन SP स्पेसिफिक है। कंपनी को CRR को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसका यूटिलाइजेशन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सेक्शन 130 कनेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग लीगल कनेक्शन सेक्शन 55 को आइसोलेटेड प्रोविजन की तरह मत पढ़िए। सेक्शन 133 भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करने से रिलेटेड है। सेक्शन 55 में सर्टेन केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस आता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन के प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट में कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एप्लीकेबल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शेड्यूल 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? क्या सिर्फ हाईवे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। शेड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ब्रॉड कैटेगरीज प्रोवाइड करता है। शेड्यूल 6 कैटेगरी 1, ट्रांसपोर्टेशन रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, district roads, village roads, bridges, rail systems, metro ports, inland waterways, coastal shipping, aviation, airports, heliports, airlines, logistics services. Schedule 6 categorized 2, agriculture infrastructure,
storage facilities, agro processing, agricultural inputs, preservation and storage of agro products, perishable goods facilities, testing facilities. Character 3. Water management, water supply, water distribution, irrigation, water treatment. Category 4. Telecommunication, basic telecommunications, cellular services, radio paging, domestic satellite services, trunking networks, broadband networks, internet services. Category 5. Industrial, commercial, social development, real estate development, industrial parks, special economic zones, tourism, hotels, convention centers, entertainment centers, public markets, trade fairs. Educational institutions, hospitals, solid waste management, sanitation, sewerage systems. Cookie 6. Power, thermal power, hydropower, nuclear power, fossil fuel, wind power. Renewable sources, transmission, distribution, trading of power. Column 7. Petroleum and natural gas, exploration, production, import terminals, liquefaction, regasification, storage terminals, transmission networks, distribution networks, city gas infrastructure. RERS, hedge, housing, urban housing, rural housing, mass housing, slum rehabilitation. Drainage, lighting, roads, sanitation related facilities. Category 9. Other miscellaneous infrastructure. Mining, technology infrastructure, manufacturing components for infrastructure, energy saving devices, metering devices, environment infrastructure, disaster management, preservation of monuments, emergency services, medical services, police fire rescue services. प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर एक कंपनी होटल प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है और प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में कवर्ड है, क्या कंपनी ऑटोमेटिकली 30 ईयर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है? आंसर, ऑटोमेटिकली नहीं। पहले चेक होगा क्या प्रोजेक्ट शेड्यूल 6 के इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में कवर्ड है। फिर सेक्शन 55 रूल 10 और एप्लीकेबल कंडीशंस सबको रीड करना होगा। सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर कंपनी ने नॉर्मल बिजनेस के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, क्या कंपनी उन्हें 30 इयर्स के लिए रख सकती है? आंसर, नॉर्मल रूल के अंदर नहीं। नॉर्मल मैक्सिमम पीरियड 20 इयर्स है। 30 इयर्स का स्पेशल फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड नहीं है और रिडेम्पशन ड्यू है, क्या कंपनी रिडेम्पशन कर सकती है? सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के फ्रेमवर्क में प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, इसलिए पेड अप स्टेटस क्रिटिकल चेक पॉइंट है। फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंपनी प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही है, क्या सीआरआर इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। प्रॉफिट बेस्ड रिडेम्पशन के केस में नॉमिनल अमाउंट इक्वल अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। हैशटैग फिफ्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम नहीं कर पा रही, क्या बोर्ड डायरेक्टली फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है? नहीं। 3/4 इन वैल्यू कंसेंट और ट्राइब्यूनल अप्रूवल रिक्वायर्ड मैकेनिज्म का पार्ट है। कॉन्सिक्वेंस, अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। सेक्शन 55 का कंप्लायंस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज नहीं है। अगर कंपनी रॉन्ग रिडेम्पशन स्ट्रक्चर फॉलो करती है तो ट्रांजैक्शन लेवल कंप्लायंस इशू क्रिएट हो सकता है। अगर रिडेम्पशन पीरियड इनकरेक्टली कैलकुलेटेड है, इशू हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्शन इनकरेक्टली अप्लाइड है, इशू हो सकता है। अगर सीआरआर रिक्वायरमेंट इग्नोर की गई, इशू हो सकता है।
अगर प्रीमियम प्रोविजन नहीं किया, इशू हो सकता है। अगर फुल्ली पेड रिक्वायरमेंट इग्नोर की, इशू हो सकता है। और अगर अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स के केस में स्टैट्यूटरी कंसेंट और ट्राइब्यूनल मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया, तो सीरियस कंप्लायंस क्वेश्चन अराइज हो सकता है। पेनल्टी। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल पॉइंट। प्रोवाइडेड मटेरियल में सेक्शन 55 के अंदर कोई सेपरेट स्टैंडअलोन पेनल्टी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं दिया गया है। इसलिए बिना एप्लीकेबल प्रोविजन वेरीफाई किए एक फिक्स्ड पेनल्टी अमाउंट कोट करना करेक्ट प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा। कंपनी सेक्रेटरी के लिए करेक्ट अप्रोच ये है: वायलेशन आइडेंटिफाई करो, एप्लीकेबल सेक्शन आइडेंटिफाई करो, एप्लीकेबल रूल्स आइडेंटिफाई करो, रेलेवेंट नोटिफिकेशन चेक करो, एप्लीकेबल अमेंडमेंट चेक करो और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस एंड पेनल्टी डिटर्मिन करो। कंपनी सेक्रेटरी चेकलिस्ट। अब इस पूरे सेक्शन को कंपनी सेक्रेटरी के प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं या नहीं। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं या नहीं। थर्ड, रिडेम्पशन पीरियड चेक करो। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्शन एप्लीकेबल है या नहीं। फिफ्थ, शेड्यूल 6 एप्लीकेबिलिटी वेरीफाई करो। सिक्स्थ, रूल 10 कंडीशंस वेरीफाई करो। सेवेंथ, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड हैं या नहीं। एट्थ, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन फंड्स वेरीफाई करो। नाइन्थ, CRR रिक्वायरमेंट वेरीफाई करो। 10th, प्रीमियम प्रोविजन वेरीफाई करो। 11th, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरीफाई करो। 12th, अगर रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है तो सबसेक्शन 3 का मैकेनिज्म चेक करो। 13th, 3/4 इन वैल्यू कंसेंट वेरीफाई करो। 14th, ट्राइब्यूनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट चेक करो। 15th, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का ट्रीटमेंट चेक करो। मेमोरी मैप। सेक्शन 55 को एक स्टोरी में याद रखिए। नो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मल पीरियड 20 years. Infrastructure exception maximum 30 years. 21st year 10% annual redemption. Fully paid. Profits or fresh issue capital redemption. Reserve premium provision. Unredeemed preference shares. 3/4 in value tribunal approval. CRR utilization for fully paid bonus shares. आज हमने देखा सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर्स के इशू और रिडेम्पशन को रेगुलेट करता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रोहिबिटेड हैं। नॉर्मल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पीरियड 20 ईयर्स तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सटेंडेड पीरियड पॉसिबल है। रूल 10 मैक्सिमम 30 ईयर्स तक का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। 21st ईयर ऑनवर्ड्स मिनिमम 10% एनुअल रिडेम्पशन रिक्वायर्ड है। रिडेम्पशन प्रॉफिट से या फ्रेश इशू के प्रोसीड से हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए। प्रॉफिट बेस्ड रिडेम्पशन में CRR क्रिएट करना होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का प्रॉपर प्रोविजन करना होता है। रिडेम्पशन पॉसिबल ना हो तो सबसेक्शन 3 का स्पेशल मैकेनिज्म अवेलेबल है। 3/4 इन वैल्यू कंसेंट इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्यूनल अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है। CRR को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सेक्शन 143 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कनेक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए शेड्यूल 6 को रीड करना इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर खत्म करने से पहले आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। कंपनी उन शेयर्स को 30 इयर्स तक रिडीम नहीं करना चाहती। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होना सफिशिएंट है या रूल 10 की एनुअल रिडेम्पशन कंडीशन भी कंप्लाई करनी होगी? और सेकेंड क्वेश्चन, 21st ईयर ऑनवर्ड्स मिनिमम एनुअल रिडेम्पशन परसेंटेज कितना है? 5%, 10% या 20%? और थर्ड क्वेश्चन, अगर कंपनी रिडेम्पशन नहीं कर पा रही तो फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए कितने वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड है? 50%, 75% या 90%? अब कमेंट्स में 3 आंसर्स लिखिए। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम पीरियड। सेकंड, एनुअल रिडेम्पशन परसेंटेज। थर्ड,
रिक्वायर्ड शेयर होल्डर कंसेंट। अगर आपने तीनों करेक्ट आंसर दिए तो समझिए सेक्शन 55 का बेसिक फ्रेमवर्क आपको क्लियर हो गया। दोस्तों, कंपनीज एक्ट को सिर्फ सेक्शन नंबर याद करके मास्टर नहीं किया जा सकता। रियल मास्टरी तब आती है जब आप सेक्शन को सब सेक्शन से कनेक्ट करते हैं, सब सेक्शन को रूल से कनेक्ट करते हैं, रूल को शेड्यूल से कनेक्ट करते हैं और फिर प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन पर अप्लाई करते हैं। सेक्शन 55 की स्टोरी भी एग्जैक्टली यही है। इशू रिडेम्पशन 20 years, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्शन 30 years, 10% CRR प्रीमियम, अनरिडीम्ड शेयर्स, 3/4 कंसेंट, ट्राइब्यूनल अप्रूवल और फाइनली कंप्लायंस। अगर आपको ये मास्टर क्लास यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कंपनी सेक्रेटरी, CACMA लॉ स्टूडेंट और कॉरपोरेट प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कॉरपोरेट लॉज मास्टर क्लास सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेक्शन, एक नए लीगल कॉन्सेप्ट और एक नए प्रैक्टिकल केस के साथ। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright, Corporate and Securities Law, Compass, Navigating Law with Clarity. All rights reserved.